5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार? पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट? एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारे जो खास मेहमान हैं उनका नाता यूपी से है। आप सब जानते हैं 1989 के बाद से यूपी में किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया है, तो उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जहां तक मुझे याद है, जब वे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था 300 पार का। इस बार भी यूपी के चुनाव में बीजेपी की तरफ से 300 पार का नारा ही है। आप सब समझ गए होंगे। आज के घोषणा पत्र के हमारे खास मेहमान हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इस चुनाव में बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी का एक बड़ा ओबीसी चेहरा तो है ही। विश्व हिंदू परिषद के रास्ते बीजेपी में आने वाले केशव प्रसाद मौर्य आज यूपी में पार्टी का हिंदुत्व का मुखर चेहरा भी है। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या सही बात बताना, दिखाई दे रहे हैं क्या? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उस थिंक टैंक का हिस्सा भी हैं जिसने यूपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों के साथ बातचीत में अहम रोल निभाया है। 2017 में मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को यूपी में अभूतपूर्व चुनावी कामयाबी मिली थी। वो बीजेपी के पहले नेता थे जिन्होंने पार्टी को 300 पार सीटों का दावा किया था। केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी के अंदर कद कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो न सिर्फ डिप्टी सीएम हैं, बल्कि उनके पास लोक निर्माण विभाग समेत 4 प्रमुख विभाग हैं। इससे पहले वो सुर्खियों में तब आए थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव में वो यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। देश की संसद में फूलपुर की नुमाइंदगी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाद में प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह भी कर चुके हैं। इतिहास में पहली बार फूलपुर सीट पर बीजेपी को जीत मिली। सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य इस बार खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती दोहरी है। अपनी जीत के साथ साथ उन्हें पार्टी को भी जिताना है। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी यूपी में इस बार 2017 जैसी करिश्माई कामयाबी दोहरा पाएगी? तो ये केशव जी की छोटी सी झलक थी उनके राजनीतिक सफर की। अब हम खुद केशव जी को आमंत्रित करेंगे इस मंच पे। पहले वो अपनी बात रखेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं एबीपी के इस घोषणा पत्र कार्यक्रम में यहाँ जो हमारे वरिष्ठतम पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ। और एबीपी के माध्यम से, चूंकि यह केवल उत्तर प्रदेश का नहीं देश का महत्वपूर्ण चैनल है और मैं जानता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, लेकिन चूंकि घोषणा पत्र और उत्तर प्रदेश इससे जुड़ा हुआ है, मैं आज इस घोषणा पत्र कार्यक्रम में यह बात फिर यहां पर दोहरा रहा हूं कि 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक मेरे परिचय के कार्यक्रम में 1989 से लेकर के 2017 तक का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कोई भी सरकार दोबारा नहीं आती है। मैं आज यहां पर कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की गई सेवा के बल पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दोबारा भी आएगी, तिबारा भी आएगी, चौबारा भी आएगी, 25 बार भी आएगी। और जो दावे हमारे विपक्ष के मित्र कहिए या हमारे विपक्षी गठबंधन के साथी कहिए या सब लगाते हैं, उनके दावे में कोई दम नहीं है। जब आप सब यह दिखाते हैं, कई बार मैं देखता हूं श्री अखिलेश यादव जी का दावा कि हम उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीत रहे हैं, तो मैं आप सब के सामने यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी का या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन सब का दावा 2014 का, 2017 का, 2019 का अगर आप देखेंगे तो दावे तो उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, जिस दावे को देख करके दावे के समय तो कोई दावा करने की बात अगर करता है तो आप सब वरिष्ठतम हमारे जो घोषणा पत्र कार्यक्रम में पत्रकारगण शामिल हैं, वह यही सवाल करते हैं कि अखिलेश जी ने तो 400 का दावा किया था। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप उनका इतिहास देख लीजिए और हमारा इतिहास देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है कि 2014 में हमने कहा था कि हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे और हम 73 सांसदों के साथ विश्व के मानचित्र पर अगर आज सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और हमने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय अर्जित की। 2017 में जब यह हमने नारा दिया था 265 प्लस, मैंने पहले कहा था जब मुझे पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो मैं तो 265 प्लस का नारा दे करके गया था। लेकिन जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, जनता का समर्थन देखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 से और 2017 के बीच में कार्य देखा, तो उसी के भरोसे मैंने कहा था कि 2017 में कि अब की बार 300 पार। भाजपा में और सपा बसपा कांग्रेस में अंतर है कि वह सत्ता में आने के बाद स्वार्थ की राजनीति, निजी हितों की ओर ध्यान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद या सत्ता में नहीं रहने के बाद भी जो सबका साथ, सबका विकास और सबकी सेवा, सबका सम्मान यह करने का एक संकल्प है, उस संकल्प के क्रम में हम काम करते हैं। हम फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे, यह भरोसा मैं एबीपी के इस घोषणा पत्र कार्यक्रम के माध्यम से दे सकता हूं। धन्यवाद। तो केशव जी, आजकल तो आप पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुना वहां के जाट बहुत नाराज हैं, इस बार वो आप लोगों को वोट नहीं देने का मन बना रहे हैं, इसीलिए आप लोग जयंत चौधरी की तरफ भी लॉलीपॉप थमा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस क्यों बिगड़ गया? लेकिन ना हमारा कॉन्फिडेंस बिगड़ा है और ना चाहे जाट समाज हो और चाहे अन्य समाज हो, उसे भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी लगती है और अपनी पार्टी मान करके उनका आशीर्वाद हमें 2014 से लगातार प्राप्त हो रहा है। या जरूर हमारे विपक्ष के साथी और आप सब मीडिया के मित्र भी विपक्षियों के उसमें कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, हमसे कोई दूर नहीं है, हम उनके पास हैं, वो हमारे पास हैं। जो वोट, जो आशीर्वाद 2014, 2017, 19 में हमको पश्चिम का मिला हो, चाहे पूरब का मिला हो, चाहे मध्य क्षेत्र का, चाहे ब्रज क्षेत्र का, तो वही आशीर्वाद हमें 2022 में भी मिला। मैं जरा रोकूं, अगर आपका इतना ही कॉन्फिडेंस और भरोसा है तो फिर जयंत चौधरी जो उधर अखिलेश जी के साथ हैं तो उनको क्यों इस तरीके से आप लोग भरमा रहे हैं? ये तो सवाल का जवाब है। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि श्री जयंत चौधरी जी जिस पार्टी के साथ जाने का चुन लिए हैं, जैसे श्री राहुल गांधी जी 2017 में श्री अखिलेश जी के साथ चले गए, अखिलेश जी डूब गए, कांग्रेस भी डूब गई। 2017 में ये साथ में थे जयंत जी, उस समय चौधरी अजीत सिंह जी जीवित थे, वह साथ में थे, लेकिन एक सीट पे सिमट करके रह गए। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर 2017 से अधिक तेज है। केशव जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपको चिंता जयंत चौधरी जी की होने लगी है? हमें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की।
अगर हमें चिंता होती 2019 में तो साथ में लड़ रहे थे, सपा के साथ लड़े थे, बसपा के साथ लेकर के लड़े थे, लेकिन तब भी कमल ही खिला था, तब भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तब हम उत्तर प्रदेश में 64 सांसद जीते, 51% वोट अर्जित किए। आप जितनी चिंता जयंत चौधरी की करते हैं ना, तो उधर जो हैं वो लोग भी आपकी बहुत चिंता करते हैं। ओवैसी साहब को आप जानते होंगे? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अखिलेश जी को भी आप जानते हैं? बढ़िया से, खूब अच्छी तरीके से। ओम प्रकाश राजभर भी आपके मित्र रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से मित्र थे, मित्र हैं, लेकिन राजनीति में, चुनाव में वो हमारे विपक्ष में, हम उनके विपक्ष में। हम अपनी विचारधारा, अपने काम के आधार पर लड़ रहे हैं, वो अपनी विचारधारा और अपने काम किए होंगे तो उस काम के आधार पर लड़ेंगे। हम तो मुद्दे पे लड़ाई चाहते हैं, लेकिन मुद्दों से भाग जाते हैं। ओम प्रकाश जी फिर मित्र बन सकते हैं क्या? मुझे जरूरत अभी इस समय नहीं लगती। हमारे पास त्रिवेणी है, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी। ये त्रिवेणी, इस पर मैं आऊं। त्रिवेणी में एक नदी विलुप्त हो गई है, वैसे तुम इस पर बाद में आऊंगा। भाव को समझिए, विलुप्त होने के बाद भी अस्तित्व है। बात कर रहा था ना ओवैसी साहब की, अखिलेश जी की, ओम प्रकाश जी जो आपके मित्र हैं, ये तीनों एक बात हर जगह कहते हैं और उसका कनेक्शन आपसे है। वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में ना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ना स्टूल पे बिठा दिया गया। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी स्टूल की कहानी है, कब बैठे, क्या हुआ, वो फोटो वीडियो समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके इतिहास को मैं बताना चाहता हूं आज एबीपी के घोषणा पत्र मंच से। ये सब कभी केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उनको जमीन नहीं मिल रही खोजे से। अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते, केशव के हितैषी होते, तो यह दूसरी भाषा बोलते। जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2012 में बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे, ऐसे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की चिंता नहीं हुई। उनको लगता है केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सरकार बन गई, डिप्टी सीएम बन गए। तो यह मेरा नहीं अपमान कर रहे हैं, ये तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं जब पिछड़े वर्ग मुझे स्टूल की बात करके ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल बिहार की का एक मॉडल यहां अपना रखा है। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का शासन था, तो उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बुरी स्थिति थी, उसके बाद नीतीश कुमार एंड कंपनी पूरा उसका वॉल्यूम बढ़ा देते थे। अब आप लोग भी पूरा का पूरा चुनाव इस बार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्रित कर दे रहे हैं, और वो बार बार 2013 की मुजफ्फरनगर की घटना को उल्लेख किया जाता है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पे ही पूरा ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग निवास करते हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसके बाद क्या बचता है? हमारी पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा। हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के गरीबों के जीवन में वह कुछ ला करके पहुंचा करके देना जिसकी जरूरत है उन्हें, और उस बीच में से भ्रष्टाचारियों को निकालना, बीच में से दलालों को निकालना, जिसको जो लाभ मिलना है सीधा उस तक पहुंचाना। यह हमारी सरकार का संकल्प है। और कानून व्यवस्था ये मुद्दा होना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी, श्री प्रियंका मैडम, मायावती जी, ये जो भी हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ते हैं? इनको डर लगता है क्योंकि इनके शासनकाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, इनके शासनकाल में विकास नहीं हुआ था, इनके शासनकाल में भर्तियां ईमानदारी से नहीं हुई थी। इसलिए इस मुद्दे से वो भागते हैं, झूठ की ऑटोमेटिक मशीन बन करके झूठ फैलाने का काम करते हैं, जिसका उनको फायदा नहीं, लगातार नुकसान हो रहा है और भाजपा को फायदा ही फायदा हो रहा है। केशव जी, ये नामकरण संस्कार में आप बहुत वो हो गए, एक्सपर्ट हो गए हैं। आप खुद अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। उन्होंने जब कहा, मैं तो नहीं कहा अखिलेश अली जिन्ना। पहले अखिलेश अली जिन्ना अगर देश के विभाजन के जिम्मेदार, देश के दुश्मन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बराबरी पर लाकर के खड़े करोगे, लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी पर लाकर के खड़े करोगे, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं उनके बारे में यह बात कहूं कि वो किस स्वार्थ में इस भाषा का प्रयोग किए। तो यह भाषा का प्रयोग, मेरा कोई श्री अखिलेश जी से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करेंगे तो जवाब तो देना मेरी जिम्मेदारी है। केशव जी, 2014 में अमित शाह जी कैराना से शुरुआत करते हैं, 2022 में भी उनको कैराना से शुरुआत करनी पड़ रही है, और पूरब में आप विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पूरा कार्य हुआ है वो
झांकी के रूप में दिखा रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसको शोकेस आप कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी कोई चीज दिखाई तो पड़ नहीं रही है। मोदी और शाह, योगी जी कहां हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कैराना की चर्चा किया है, तो इसलिए कैराना की चर्चा 2017 के चुनाव के समय कैराना की स्थिति क्या थी? वहां से लोगों को समाजवादी पार्टी के गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के कारण अपना घर, व्यापार, कारोबार सब छोड़ करके यूपी छोड़ के भागना पड़ा था। आज आपने दृश्य देखा है कि वह सारे लोग वापस आ गए। भागना किनको पड़ रहा है? जिन्होंने पलायन करने के लिए मजबूर किया था। तो वहां जाकर के देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह उत्तर प्रदेश के लोगों को संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा कवच कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। और यह संदेश देना भी चाहिए कि हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। जहां तक आप बाबा विश्वनाथ जी के धाम की बात कर रहे हैं, औरंगजेब के समय जिस मंदिर को तहस नहस किया गया हो, खंडहर के रूप में था। मैं भी बाबा का भक्त हूं। एक भक्त के नाते मैं कह सकता हूं कि आज जब वहां जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के धाम में गए, बाबा का दर्शन किए, तो छाती चौड़ी हो गई कि ऐसा भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम, जहां से गंगा मैया के भी दर्शन करिए, बाबा का अभिषेक भी करिए और मन प्रसन्न करके आइए। अन्यथा एक पीड़ा लेकर के हम लोग दर्शन तो करने जाते थे भाव से, लेकिन एक पीड़ा लेकर के वापस आते थे। मेरा एक सवाल आपसे है कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, आपने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश से जब आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो आपने कहा था कि ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। तब से गंगा यमुना में काफ़ी पानी बह चुका है। आपका बयान, आप उस बयान पर अडिग हैं? देखिए, मुझसे पार्टी के नाते सवाल पूछा गया था, तो ये अधिकार तो पार्टी का ही होता है, केंद्रीय नेतृत्व का होता है। लेकिन इसके बीच में से जो आप खोजना चाह रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद, दूध और चीनी, यानी दूध में अगर आप चीनी मिला देंगे तो चीनी आप नहीं निकाल करके बाहर कर सकते, दूध को निकाल करके बाहर नहीं कर सकते। तो हम सब एकजुट हैं, चाहे जो कितनी भी कोशिश करे, हम एकजुट होकर के 5 साल से सरकार चला रहे हैं, फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर के मैं समझता हूं कि आज का ये सवाल नहीं है। और इस विषय को लेकर के मैं स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मजबूत संबंध है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। चलिए, हमने मान लिया, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपने कहा दूध पानी का, यहां लोग समझ रहे हैं पानी और तेल जैसा। आपके लखनऊ में जो सरकारी आवास है और योगी जी का सरकारी आवास है, 100 मीटर का फासला होगा। उस फासले को तय करने में 4.5 साल कैसे लग गए सर? मेरा आपसे सवाल है पंकज जी कि यह श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, वो बताएं किसी अपने मंत्री के घर कब गई थी। आप मेरा सवाल तो निकाल लाते। मेरे पुत्र का विवाह हुआ था, मेरी पुत्र वधू आई हुई थी, अगर आशीर्वाद देने के लिए मेरे संगठन के शीर्ष लोग आए और मेरे मुख्यमंत्री हैं वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए, तो उसमें 4.5 साल। और उसके पहले का आप नहीं जानते, वह दुखद घटना थी, मेरे पिताजी नहीं रहे। जब पिताजी नहीं थे तो वो हॉस्पिटल में भी आए, फिर मेरे अंत्येष्टि संस्कार होना था वहां पर भी आए, त्रयोदशा संस्कार था, मेरे गांव में गए। लेकिन वह चूंकि उसमें से समाचार निकालना है तो समाचार आप निकाल सकते हैं, आपको अधिकार है। नहीं, लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए आप चूंकि सामने हैं तो हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजें पूछ ही लें। केशव जी, आप बाबा के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भी भक्त हैं। पिछले दिनों आपकी कृष्ण भक्ति भी सामने आई, तो क्या ये माना जाए कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि वो 16वीं शताब्दी से पहले का जो भव्य स्वरूप था वो स्वरूप लाने का प्रयास करेगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार तो बनने जा रही है। अगर बनी, ये इसको लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह न जनता की नजर में है, न मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी सबको भी शायद फीडबैक यही होगा कि सपा गठबंधन चुनाव हार चुका है, बसपा चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। जहां तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विषय है, तो मैंने जो कहा उसका अर्थ खूब बढ़िया से लगा लिया। अगर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, सब लोग आगे आकर के ये करें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अभी तो हमने ये कहा है कि अयोध्या का विकास हमने किया है, काशी का विकास हमने किया है, और मेरे कन्हैया जी की नगरी का भी विकास होना चाहिए। और विकास तो हमने प्रयागराज का भी किया है, विकास तो हमने विंध्याचल धाम का भी किया है। हमारा लक्ष्य विकास से जुड़ा रहता है। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि
बाबा विश्वनाथ जी का धाम, श्री रामलला की जन्मभूमि। अभी एक मामले में तो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया, काशी और मथुरा का जो वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम उसके विरुद्ध नहीं जाते। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम चाहते जरूर होंगे और निश्चित तौर से चाहते हैं, लेकिन जो देश की अदालत तय करेगी उस अदालत के आदेश के अनुसार वह मंदिर के विषय में निर्णय होगा, उस पर कार्य होगा। केशव जी, मेरा सवाल ये है कि आपने उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई और आप लोगों का दावा है कि आपने विकास के काम भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन चुनाव आते ही इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि जिन्नावादी, फिर कब्रिस्तान, शमशान, हज हाउस, राम मंदिर, ये सारी बातें जो हो रही हैं, तो क्या आपको ये अपने काम पर भरोसा नहीं है कि उस पर वोट मिलेगा, या इस वाले मुद्दे पे ज़्यादा भरोसा है कि इससे वोट पोलराइज होके और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा जो जीत का लक्ष्य आपने रखा है? देखिए, जो आपने सवाल किया उस सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहूं, जिन्ना को हम लेकर के आए क्या? हमने नाम लिया क्या? मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के श्री अखिलेश यादव जी आए, और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में जो काम हुआ, क्या याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बन रही थी, शमशान घाट की वहां व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती थी? ये हमने कोई सवाल अगर हमारे सही भी होते हैं तो उसमें भी ऐसी चीज निकाल करके लाने का प्रयास होता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र और प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल है उसको उठा करके देख लीजिए। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, जवान जवान एक समान है, बेटी बहन एक समान है, हिंदू हो चाहे मुसलमान है। चुनाव के समय जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मंच से तो सवाल उठते हैं। और पिछले दिनों में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचार हुआ है और जिस तरह की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये क्या एक खास समुदाय के जो बहुसंख्यक है उसके मन में ये डर खौफ जगा के कि अगर बीजेपी नहीं आई तो उनके हितों को नुकसान हो सकता है, वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप सबका जाना होता होगा। मैं तो जब चुनाव लड़ाने के लिए 2017 में गया था, तो मैं तो सुन करके मैं स्वयं दंग रह गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई थाने ऐसे थे कि शाम होते ही पुलिस को थानों में ताला लगा करके कोई सुरक्षित स्थान पे जाना पड़ता था, जब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। उस समय अगर कोई किसान अपनी भैंसा गाड़ी से अपने खेती गन्ना निकालने के लिए, कोई चारा निकालने के लिए, कोई अनाज ढोने के लिए लेकर के जाए तो उसकी गाड़ी तो बची रहती थी, लेकिन उसका भैंसा गायब हो जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब जाएं वहां तो पूछ लीजिएगा। कई ऐसे गांव हैं जहां की बेटियां स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, और नहीं जाती थी अगर भाजपा की सरकार में आज यह सारी असुरक्षा जो थी वह सुरक्षा में बदल गई है, तो उसकी चर्चा हम क्यों नहीं करेंगे? सर, एक चीज है, ये आप नारे भी लगाते हैं, आप कई बार सुना है आपको कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। ये कौन सा फार्मूला है? और एक 80-20 वाला है, ये कौन सा फार्मूला है? हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। उसी को जोड़ लीजिए, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हमने ये कहा है, आदरणीय योगी जी ने उसको सीधे सीधे कह दिया, जो बंटवारे में हमारा उसको भी जोड़ करके 60 की जगह 80 कर दिए। अब 80 में से वो अर्थ दूसरा निकालने लगते हैं, तो 80 में से दूसरा अर्थ मत निकालिए। वही कौन कौन है वो हमको समझा देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे इसी बात। मैंने कहा ना, मैंने अभी आपको एक नारा दिया ना, गरीब गरीब, किसान किसान, जवान जवान, बेटी बहन, सब एक समान हमारे लिए, और हिंदू हो चाहे मुसलमान है। तो हमने जो इस योजना का लाभ सीधे तौर से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेशवासियों को देने में सफलता अर्जित की है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो हमें सबका वोट मिल रहा है। इसके कारण विपक्ष परेशान है। उनको लगता है अगर 2022 में यूपी में फिर बीजेपी आ गई तो मोदी जी को नहीं हटा पाएंगे, और मैं जानता हूं कि वो चाह करके भी सारी ताकत लगा लें, तब भी बीजेपी को 2022 में आने से रोक नहीं सकते, और 2024 में मोदी जी को आने से नहीं रोक सकते। उनके सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। अभी से 24 की प्लानिंग भी शुरू हो गई। 24 की प्लानिंग, हम तो ये तो सपा वाले हैं, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, जब चुनाव आता तब उनकी कुंभकर्णी निद्रा जागती है। श्री अखिलेश यादव जी को 5 साल में आपने कहीं देखा है क्या? चुनाव आया तब घर से निकले। मायावती जी को कभी देखा है क्या? केवल अभी भी प्रेस कर रही हैं। प्रियंका मैडम कुछ घूम रही थी, लेकिन उनके पास फोटो खिंचाने वालों के अलावा कोई है नहीं है। अभी जो आप कह रहे थे कि मुसलमान भी हमारे हैं, तो फिर आपने कहा जालीदार टोपी वाले, लुंगी छाप वाले, वो कौन है? आप में से मुझे लगता है प्रयागराज से किसी का रिश्ता नहीं है। वहां एक बाहुबली समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद भी थे, विधायक भी थे,
अतीक अहमद का नाम आपने सुना होगा। इस बार उनके या उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं बता दूं, जब सपा की सरकार थी तो उनका संरक्षण, सपा सरकार में जानते हो गुंडों का संरक्षण करने वाली पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी है। तो उस समय संरक्षण प्राप्त था। आप अंदाजा नहीं, 50-50 लग्जरी गाड़ियों में दोनों तरफ शीशे खोल करके राइफल और बंदूक की नोक लहराते हुए किस प्रकार से निकलते थे। वह उन्हीं में गुंडों की बात कर रहा था, जो मतलब जिनको लुंगी कहते, चद्दर बांध करके और वहां पर बैठते थे, और कोई बहन बेटी उस रास्ते से सुरक्षित निकल नहीं सकती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब से प्रियंका गांधी ने अपना अभियान चलाया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि भाजपा को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में कोई महिला चेहरा बहुत उभर के नहीं आता है। तो इसमें क्या कांग्रेस और भाजपा की अब तुलना नहीं है। प्रियंका मैडम जी उत्तर प्रदेश में जाती हैं, उनके पास फोटो खिंचाने वाले हैं, बढ़िया टैग लाइन उनको मिल जाती है, बोल के आते हैं, आप सब लोग स्पेस भी देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े राज परिवार की बेटी रही हैं। उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान की ओर देखा है क्या? छत्तीसगढ़ की ओर देखा है क्या? जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, महाराष्ट्र में उनके गठबंधन की सरकार है, वहां भी कभी किसी बेटी बहन के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती तो कभी आपने उनका एक ट्वीट देखा है क्या? इसीलिए मैंने उनका बीच में नाम रखा था कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को अपना नाम बदल करके श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा रख लेना चाहिए, क्योंकि वो ट्वीट करती थी लगातार किसी भी मामले में। सबका नाम आप रख देते हैं केशव जी, कुछ न कुछ। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि कुछ तीखे सवाल हो जाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। लौट के फिर योगी जी की तरफ चलें? आप जहां योगी जी की तरफ चलिए, गोरखपुर की तरफ चलिए, अयोध्या की तरफ चलिए, काशी की तरफ चलिए, मथुरा की तरफ चलिए। आपने तो सिराथू से लड़ने की बहुत पहले तैयारी कर ली थी, घर आने जाने भी लगे थे। लोग बताते हैं योगी जी लड़ना चाहते थे अयोध्या से, फिर कैसे पहुंच गए गोरखपुर? उसके पीछे की कहानी बताइए। आप सब मीडिया के मित्र किसी को कहीं से लड़ा देते हैं, ठीक है। हमारी पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह दल नहीं है। हमारी पार्टी का एक विधिवत संसदीय बोर्ड है। वह संसदीय बोर्ड जिसके लिए जो व्यवस्था जैसी तय कर देता है उसके हिसाब से। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे सिराथू से लड़ना है, योगी जी को भी शायद पता नहीं रहा होगा कि उनको गोरखपुर से लड़ना है। जहां लड़ाया जाएगा वहां लड़ेंगे, वहां कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आप जहां लड़ने जा रहे हैं वहां के जो विधायक हैं वो आए, आपसे मिले और कहा कि आप आए वहां लड़ें। गोरखपुर सदर सीट पे जहां से योगी जी लड़ रहे हैं वहां के विधायक साहब उसके बाद से राधा मोहन जी दिख ही नहीं रहे हैं, वो कोप भवन में चले गए हैं। ऐसा नहीं है, आपको लगता है कोप भवन में गए। मेरी तो बात हो रही है, महाराज जी योगी जी से भी बातचीत हो चुकी है, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं योगी जी को जिताऊंगा। केशव जी, फिर से हम वापस उसी पे आते हैं। अमित शाह जी ने एक रैली में यह कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो क्या 2022 के इस चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री होंगे? सीधा सवाल। देखिए, मैं सीधा जवाब आपको दे दूं। जब देश के माननीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बात कहते हैं तो उस पर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से आप टिप्पणी जो चाहते हैं, मुझे लगता है उचित नहीं। अगर आदरणीय गृह मंत्री जी ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी कहा है तो उस पर कोई सवाल और जवाब का स्थान नहीं रह जाता। नहीं, एक आप वरिष्ठ नेता है, आप अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, आप उप मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको पूछता हूं, क्या योगी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और योगी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित तौर से योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगले मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि अभी तक कोई इस बात को लेकर के किसी के मन में भ्रम भी नहीं है। और अगर कोई भी बात है तो यह सवाल मुझसे जरा ऊपर आपको पूछने के लिए जाना पड़ेगा। मैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके डिप्टी सीएम के रूप में 5 साल से शानदार मिलकर के काम कर रहे हैं। केशव जी, उत्तर प्रदेश में जब आपने सरकार बनाई तो कुछ समस्याएं थी, सरकार के दौरान भी रही, कुछ का आपने सुधार कर लिया। जैसे गांव में बिजली के बिल एक समस्या थी, आपने उसमें सुधार किया। लेकिन आज भी गांव में एक समस्या है, वो है जानवरों की। किसान बहुत परेशान है, वो अपनी बाड़ लगा रहा है। कटीले तार लगाने पर सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि जानवर उससे छिल जाते हैं, कट जाते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते थे किसानों पर। लेकिन आज भी किसान बहुत परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस समस्या से निजात इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि अब पुराना डिसीजन जो था
बूचड़खाने बंद करने का, जानवरों की कटाई रोकने का, उससे यू टर्न नहीं ले सकते? नहीं, बूचड़खाने अवैध रूप से कोई उत्तर प्रदेश में न चले हैं और न चलने पाएंगे, जिसके कारण से मेरे किसान भाइयों को समस्या हो रही है। उस समस्या का समाधान सरकार ने बजटीय व्यवस्था करके किया है और बड़े पैमाने पर उस पर हमने नियंत्रण पा लिया है, बाकी काम चल रहा है। यूपी बीजेपी के आप सबसे बड़े पिछड़े नेताओं के जो कह सकते हैं बिरादरी के, उसके सबसे बड़े चेहरे हैं। हाल में जो घटनाएं हुई, आपके ट्वीट को भी हमने देखा, आपके साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये सब एक एक कर चलते चले गए। ऐसा क्या हो गया अचानक? देखिए, जो चले गए वो चले गए, लेकिन कुछ आए उसकी भी तो चर्चा कर लीजिए। जिनके जाने से पहले हम 2014 में, ये सब 2017 के पहले आए हैं, जब इन सबको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है और सरकार में सम्मानजनक उनको सबको स्थान भी दिया गया। बाद में किन परिस्थितियों में चले गए, मैं समझता हूं कि जिनको जाना था वो चले गए। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। दूसरी बात यह भी मैं कह रहा हूं कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब यह सब हमारे साथ नहीं थे, ये अलग अलग पार्टियों में थे और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर 73 सांसदों के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी। जितने भी लोग गए ना, ये कह के गए ना कि पिछड़ों और दलितों को वहां सम्मान नहीं मिला, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। अब मैं इसलिए इस सवाल का जवाब इसलिए देना जरूरी है, मैंने पहले कहा था, श्री अखिलेश यादव जी जब 2012 में पूर्ण बहुमत से आए थे, उनकी पार्टी में तमाम ऐसे लोग थे जिनको नंबर 2 की कुर्सी वो दे सकते थे, नहीं दिया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी अब पद्म विभूषण हैं, उनका निधन हो जाता है। पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े लीडर थे वो। श्री अखिलेश यादव जी किस वोट बैंक के डर से उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए? यह सवाल उनसे भी कभी मौका मिलेगा तो पूछिएगा। लेकिन ये जो पिछड़े का मुद्दा बना रहे हैं, मैं बताना केवल ये चाह रहा हूं, ये पिछड़ों के हितैषी लोग नहीं हैं, ये सब स्वार्थी लोग हैं। अपने लाभ के लिए गए, लेकिन उन्होंने सोचा था कि शायद समाजवादी पार्टी आ जाएगी, लेकिन 400 का दावा करने वाले अब 40 पे सिमट के रह जाने वाले हैं। अरे हम तो मुद्दों के आधार पर जनता की सेवा में हैं और जनता की सेवा किए, इसके बल पर विजय पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो वो भी उठा रहे हैं, बात कह रहे हैं और बात बड़ी भी है। नहीं कहें ना, हम तो दबाव। जैसे बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, तो आप लोगों ने तुरंत किसानों का बिजली बिल जो है हाफ कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है, उनका करंट तो लग रहा है ना। आप उस समय उत्तर प्रदेश में थे, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में बिजली के तार में लोग कपड़े सुखाते थे, जानते थे कि बिजली आने वाली ही नहीं है। हमारी सरकार में बिजली की उपलब्धता यह आम जन की आवाज है, और कोई चीज घटाना और बढ़ाना यह हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारे पास संसाधन होंगे तो हम तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी दे रहे हैं। हमने कई ऐसी योजनाएं चालू की हैं जो ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में 2-2 हजार की 3 किस्त में दे रहे हैं। इनका तो 1 रुपया में से 85 पैसा इनके दलालों का, इनके कमीशन खोरों का, इनके नेताओं का होता था, केवल 15 पैसा पहुंचता था उनके पास, जिनको मिलना चाहिए। स्वयं श्री राजीव गांधी जी ने देश की संसद में खड़े होकर के कहा था, और हम इस आपके एबीपी के मंच से, घोषणा पत्र कार्यक्रम से कह सकते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया भेजते हैं तो पूरा 6,000 रुपया मेरे किसानों के खाते में क्रेडिट होता है। यह हमारी उपलब्धि है। केशव जी, जब 2017 में सरकार बनी थी तो उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी जातियां थीं जो पिछड़े तबके से आती थीं, दलित समुदाय से आती थीं, वो बीजेपी में जोड़ती चली गई। अगर पश्चिम से हम बात करें तो सैनी भी जुड़ा, कश्यप भी जुड़ा, गुजर भी जुड़ा, बिंद भी, राजभर भी, निषाद भी, नूनिया भी, सब जुड़ते चले गए। और अभी पश्चिम से आप देखिए तो यही सब उधड़ते चले जा रहे हैं। सैनी छोड़ के गए, अवतार सिंह भड़ाना गुजर छोड़ के गए, लोध नेता छोड़ के गए, नूनिया चौहान, दारा सिंह चौहान छोड़ के गए, राजभर आपको छोड़ गए। तो क्या हो रहा है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं सब आपको? देखिए, आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उनके तथाकथित जिनको नेता समझ रहे हैं, उन नेता गए होंगे, लेकिन जनता हमारे साथ थी, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। ये उनको भी पता चल गया है कि छोड़ करके जाने की गलती का एहसास उनको हो रहा है, लेकिन उसका जवाब जनता ही देगी और उसके जवाब का परिणाम 10 मार्च को मिलेगा। केशव जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो यह है कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है बेरोजगारी को लेकर के कि आप उत्तर प्रदेश में यूथ को रोजगार मुहैया कराने में असफल रहे हैं, और उसका हाल के दिनों की घटनाओं से एक वो भी मिलती है, तस्वीर भी मिलती है।
कि ऐसा वाकई में कहीं ना कहीं कमी रही है क्या, और ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है क्या, ये मेरा सवाल है। और दूसरा, जो किसान बिल आया था जो कि फिर वापस लिया गया, क्या आपको लगता है कि अगर किसान बिल नहीं आया रहता, किसानों की इतनी नाराजगी नहीं हुई रहती, तो आपके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में शायद रास्ता और आसान होता? खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आप जाटों को मनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, वो इतनी दिक्कत नहीं आती उसमें। देखिए, न दिक्कत तब थी न दिक्कत अब है। रोजगार की दृष्टि से श्री अखिलेश यादव जी या मायावती जी या हमारे कोई विपक्ष के नेता जो भी आरोप लगा रहे हैं, वो सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब सपा बसपा की सरकार होती थी, भर्तियों में सरकारी नौकरियों के लिए कभी ईमानदारी से भर्ती आयोग भ्रष्टाचार आयोग बने हुए थे, लेकिन हमारी सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दी गईं और कोई एक भी हमारा सफल जो अभ्यर्थी रहा है, आरोप नहीं एक हमारी सरकार के ऊपर है कि किसी को 1 रुपया रिश्वत दे करके नौकरी पानी पड़ी हो। किसान बिल को लेकर के न संपूर्ण जाट समाज नाराज था, न संपूर्ण किसान हमसे नाराज थे। जो कुछ नाराज थे, इसीलिए तीनों कृषि कानून को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखा करके वापस भी लिया, और उन किसानों को जिनको किसी कारण से इस आंदोलन के दौरान कष्ट हुआ, उसके लिए माफी भी मांगी। एक चीज पूछना चाहता हूं, टीवी भी देखते होंगे, न्यूज चैनल भी, अखबार भी पढ़ने की आपको आदत है। जब इस तरह की आप खबरें देखते हैं या अखबारों में पढ़ते थे कि आपके और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बड़ी तनातनी है, लोगों को सच्चाई जब पता नहीं होती, सच्चाई से परे जाकर के कुछ ऐसा लिखते हैं, दिखाते हैं, तो मुझे हंसी आती थी। योगी जी को भी हंसने का मौका मिलता था, हमारी पूरी टीम को हंसने का मौका मिलता था, क्योंकि हमारे और योगी जी के बीच में दूरी न थी, न है, न कभी रहेगी। तो आप दोनों बैठ के कभी ये इस तरह की खबरें दोनों साथ में देखे? हाँ, साथ में भी देखे हैं और हंसे हैं बढ़िया से कि देखो कैसे खबर को कैसे तैयार कर रहे हैं, जिसकी सच्चाई कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब आप कह रहे बिना आग के धुआं था? बिना आग के धुआं था। चलिए, आपने बहुत बहुत समय दिया चुनाव प्रचार के बीच में। धन्यवाद केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के घोषणा पत्र में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।